वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज CMA सरफराज। आज हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट कर लिए थे। आज हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये होता है कि हमें जो भी जो कैश है ना वो हमें मिल गया। कहने का मतलब दिस कंसेप्ट इज स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज। फॉर एग्जाम्पल, sale or profit on sale will be taken into an account only when the money is realized। मीन्स जब हमारे पास जो कैश जब रिसीव हो जाएगा तब उस वक्त हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इधर कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर। मैचिंग कंसेप्ट, इट इज रेफर टू एज मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम। जो हमारा एक्सपेंस है वो एक मैच होना चाहिए किसके साथ? इनकम के साथ। It means that all the income and expenses relating to the financial period to which the transaction relate should be taken into account without regarding to the date of the receipt or payment। यानी कि हमारा मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि जो भी आपकी इनकम है और जो आपका एक्सपेंस है ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड के। फिर फुल डिस्क्लोजर हमारा ये यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको फुल डिस्क्लोज करना चाहिए, शो करना चाहिए। एज पर दिस कंसेप्ट ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है मस्ट बी डिस्क्लोज। अकाउंटिंग डेटा शुड properly be clarified, summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting the financial statement which are useful for the users of accounting information. Practically, this principle emphasizes on the materiality, objectivity, consistency of the accounting data, which should disclose the true and fair view of the state of affairs of the firm। इसमें आपका ये बता रखा है कि जो भी आपके अकाउंटिंग के डेटा हैं उसको आपको अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए यानी कि शो करना चाहिए। Duality concept, according to this concept every transaction has two aspects। उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट्स एंड बेनिफिट्स गिविंग aspects। These two aspects are to be recorded in the books of accounts। फिर आपका थर्ड verifiable object evidence concept। Under this principle accounting data must be verifiable। In other words, document evidence of transaction। यानी कि आप कोई भी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सपोज दैट आपने ना सेल किया तो आपके पास सेल इनवॉइस ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसको हम टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं। सेल इनवॉइस, transaction made are the capable verification and by an independent perspective। In the absence of such verification, the data which will be available neither be realizable nor be dependable। That is, this should be biased data। Verifiability and objectivity express dependability, reliability and trustworthiness। ये बता रखा आपका जो भी ये जो डेटा होगा सेल इनवॉइस इसके अंदर आपका जो है वो वेरीफाई के अकॉर्डिंग हो, वेरीफाई कर सके। फिर आपका ऑब्जेक्टिविटी यानी कि रिलायबल होना चाहिए वो डाटा, मीन्स ट्रू, ट्रस्टवर्दी। ऐसा नहीं कि हाँ वो फेक बना दिया। अब है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट।
at which they are actually undertaken. इनसे हमने जितने का वो परचेज किया है वो उस ट्रांजेक्शन पे वो रिकॉर्ड होता है. The basic advantage is that it avoid an arbitrary value being attached to the transaction. Whenever an asset is bought, it is recorded at its actual cost, and the same is used as basis for all subsequent accounting purchase accounting purpose, such as charging the depreciation on the use of assets. That is, the if a production equipment is bought for 1.5 crore, the assets will be shown as a same value in the future period when the disclosing the original cost. इसमें हमारा जब हम 10th क्लास में पढ़ा था डेप्रिशिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, उसके हम क्या करते थे, जो भी हमने एक्चुअल कॉस्ट पे मशीन खरीदी हुई है, जो भी हमने मशीन खरीदा उसको हम एक्चुअल कॉस्ट पे शो करते थे सेपरेट, और जो डेप्रिशिएशन होता था उसको हम अलग दिखाते थे. तो यही यहाँ पे चीज़ बताने की यहीं पे बताया जा रहा है. नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट. ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा ये बताता है कि जो बैलेंस शीट है, असेट्स जो है वो हमारा इक्विटी प्लस में एक्सटर्नल लायबिलिटी के बराबर होता है. असेट्स जो है वो हमारा इनके कैपिटल प्लस में एक्सटर्नल लायबिलिटी इसके इक्वल होता है. Under this principle, all which has been received by us must be equal to has given by us, and needless to say that receipts are clarified as a debits and giving in is clarified is credit. यानी कि जो भी हमें रिसीव हो रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी हम जो दे रहे हैं वो हम उसको क्रेडिट करते हैं. द बेसिक इक्वेशन appears debit equal to credit. Naturally, every debit must have corresponding credit. Vice versa, अगर वही credit होता तो उसका debit होगा. We can return the above in the following form. Expenses plus में loss प्लस में assets equal to revenue प्लस में gain प्लस में liability. ये आपस में equal होते हैं. Expenses plus loss plus assets ELA. Revenue प्लस में GL GLA. ये आपस में इक्वल होते हैं. And if the expenses and losses and income and gains are set off, the equation takes the following form. Assets equal to liability, और liability को हम करते हैं इक्विटी प्लस में एक्सटर्नल. इक्विटी का मतलब यहाँ पे कैपिटल से, एंड दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन. ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा. मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है हमारा ये बताता है the materiality could be related to information, amount, procedure, and nature. Error in the description of an assets or wrong classification between the capital and revenue would lead to materiality of information. Say, if postal stamps 500 remaining used at the end of the accounting period, the same may not be considered or recognized as an inventory on account of materiality of amount. Certain accounting treatment depends upon the procedure laid down by accounting standard. Some transactions are by the nature materiality irrespective of the irrespective of amount involved. Audit fees, loan to
कैरेक्टर। मेटेरियलिटी का अगर सिंपल में अगर देखा जाए, सपोज दैट एक बिजनेस है, उसमें जैसे स्टैम्प, स्टैम्प या फिर पंचिंग, पंचिंग मशीन जो होती है उसको परचेज किया, मान लो जैसे 500। अगर उसको अगर देखा जाए तो एक ये जो चीज़ें हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में तो खत्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में चल रहा है, लेकिन तभी भी हम इस चीज़ को स्टेशनरी में डाल देते हैं, यानी कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम ये कंसेप्ट मान लेते हैं, लेकिन इसका जो लाइफ होता है वो लंबी होती है। तो इसमें हमें अमाउंट के बेसिस पे इसको इग्नोर कर देते हैं। आगे तुम्हारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग practices should not change or must remains unchanged over a period of several years। मतलब कंसिस्टेंसी है, जो हमने एक बार जो अकाउंटिंग पीरियड जो फॉलो कर लिया वही हमारा चलता रहता है ओवर अ पीरियड तक। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसका ये कंसेप्ट हमारा ये बताता है when the alternative valuation are possible, अगर कोई alternative valuation अगर possible है, and one should selected the alternative which fairly represents economic substance of the transaction, but when such choice is not clear, select the alternative that is least likely to overstate net assets and net income. It provides for recognizing all the all known expenses and losses by best estimates if amount is not known with certainty, but does not allow recognize revenue and gains on the basis of anticipation। अब उसके बाद है आपका timelines concept। Under this principle, every transaction must be recorded in the proper time, यानी कि जब उसका ट्रांजेक्शन हो तभी हम इसको रिकॉर्ड करें। नॉर्मली व्हेन द ट्रांजेक्शंस is made and the same must be recorded in the proper book, यानी कि अगर हमारा सेल का है तो उसको हम सेल बुक में करेंगे, अगर हमने फिक्स असेट्स अगर परचेज करा तो इसको हम जनरल में एंट्री करते हैं। फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। इन शॉर्ट, ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी कि जिस डेट को जो हुआ उसी के अकॉर्डिंग करेंगे आगे पीछे। इन द बुक्स, delay in recording such transaction may lead to manipulation and misplacement of voucher, misappropriate, etc. of cash and goods. This principle is followed particularly while verifying day-to-day cash balance. Principle of timelines is also followed by bank, that is every bank verify the cash balance and their cash book with the within day, यानी कि जो बैंक में जो है, यानी कि बैंक का जो बैलेंस और जो कैश का जो बैलेंस है वो हम है ना एवरी डे पे चेक करते हैं कि हमारा कितना हुआ है, एंड सेम मस्ट बी कंप्लीटेड। इंडस्ट्री प्रैक्टिस, और इंडस्ट्री में प्रैक्टिस क्या होती है, एज देयर आर different types of industry, each industry has its own characteristic and feature। There may be seasonal industry, कोई seasonal industry होती है, and also every industry follow the principle and assumption of the accounting to perform their own activity। Some of them follow the principle concept, कुछ यानी कि प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कुछ concepts को, कुछ convention को, and in a modifying way। The accounting practice which has always prevailed in the industry is
followed by, and that is the electric supply. Companies, insurance companies maintain their accounts in specific manner, यानी कि एक इनका अलग से स्पेसिफिक मैनर बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं. Insurance companies prepare revenue accounts just to a certain profit and loss account of company, not for profit and loss account. Similarly, non-trading organization prepare income expenditure account to find surplus and deficit. यानी कि यहाँ पे जो NGOs जो होते हैं वो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वही जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो रेवेन्यू अकाउंट बनाती है, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है. इसके थ्रू तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलता है, यहाँ पे हमारा सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू नहीं आता जाएगा, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस. यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हैं.